हेलो दोस्तों, मैं शुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKP क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी वीडियो में श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। जो सीरीज चल रही है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, उसकी हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। ठीक, कल हमने कहां तक देखा था? डाइजेशन हुआ था, खाना पहुंच गया था स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, समझेंगे इसको, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना है तो क्या क्या निकलता है? बाइल जूस, पित्त रस। फिर निकलता है इंटेस्टाइनल जूस, या जिसे अपन कहते हैं आंत्रीय रस। और निकलता है पैंक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस। तीनों का पीएच पढ़े थे अपन। बाइल जूस का पीएच होता है 7.7, पैंक्रियाटिक जूस का होता है 7.4 और इंटेस्टाइनल जूस का होता है 7.8। तीनों का नेचर कैसा है? तो तीनों होते हैं एल्कलाइन, या तीनों क्या होते हैं? क्षारीय। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जब भोजन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन पे होता है, जब भोजन हमारी छोटी आंत में होता है, तो उसका नेचर कैसा होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उस समय जो खाना है वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। फूड, भोजन का जो मीडियम या माध्यम है उस समय वो क्या होता है? क्षारीय। लेकिन अपन कल पढ़े थे स्टमक में जब होता है तो क्या होता है? एसिडिक होता है। ठीक, अब ये जो कहानी है ये थी कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब खाना जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से पहुंच जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना? सीक्वेंस चल रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सब डाइजेशन वाला जो जैसा काम होना था हुआ, उसके बाद ये जो खाना है ये खाना पहुंच जाता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन, या जिसे अपन कहते हैं बड़ी आंत। सुना होगा सभी ने नाम। अभी अपन छोटी आंत, बड़ी आंत सब टाइप्स और सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप जो याद रखेंगे वो ये है कि बड़ी आंत में कोई एंजाइम नहीं होते हैं। एंजाइम नहीं होते हैं। अब एंजाइम नहीं होते हैं बात निकली है, तो यहीं पर अपन मार्क करके लिख लेते हैं, याद रखना। इसके पहले अपन ऐसा क्या क्या पढ़े जिसमें एंजाइम नहीं है? तो एंजाइम नहीं होते हैं ईसोफेगस में। ठीक, ईसोफेगस जिसे अपन कहते हैं ग्रास नली। और एंजाइम कहां नहीं होते हैं? बाइल जूस में, जिसे अपन क्या कहते हैं? पित्त रस। तो तीन भाग में नहीं है, ईसोफेगस, बाइल जूस और लार्ज इंटेस्टाइन। अब एंजाइम नहीं है तो आप लॉजिक लगा सकते हो, जब एंजाइम नहीं है तो इनमें क्या नहीं होगा? डाइजेशन, या इन तीनों पे क्या नहीं होगा? पाचन नहीं होगा। ठीक, तो फिर बड़ी आंत में क्या होता है? बड़ी आंत में होता है जल का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। हम जो खाना खाने के साथ जो पानी पीते हैं, या हमने जो पानी पिया है उस पानी का एब्जॉर्प्शन होगा, ताकि वो शरीर की हर एक सेल में पहुंच जाए, हर एक कोशिका में। तो वो जो एब्जॉर्प्शन है वो कहां पर होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। डाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें क्या नहीं होते हैं? एंजाइम। ठीक, आगे बढ़ेंगे यहां से अपन। देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की यदि अपन जब शुरुआत करे थे तो अपन ने कहा था कि पाचन तंत्र के 5 चरण होते हैं। 5 स्टेप ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पहला स्टेप कौन सा था? इंजेशन, अंतःग्रहण। दूसरा स्टेप है डाइजेशन, पाचन। तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। चौथा है एसिमिलेशन, स्वांगीकरण। और पांचवा है डिफेकेशन, मल परित्याग। तो इंजेशन पहला स्टेप, अंतःग्रहण, डाइजेशन दूसरा स्टेप, पाचन, ये यहां तक हो गया। अब हम यहां पर स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड जो स्टेप है। थर्ड स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन
या जिसे अपन कहते हैं अवशोषण। ठीक, चल समझना एब्जॉर्प्शन या अवशोषण जो है ये क्या होता है। हमने जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लिया, बहुत रिलैक्स होकर समझना, बहुत ईजी। हमने जो भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लिए, जो भी जटिल अणु लिए, हमारे शरीर के एंजाइम ने डाइजेशन किया और उसे बदल दिया सिंपल मॉलिक्यूल्स में। एग्जाम्पल के लिए, हमने खाने में किसी भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट लिया हो, कोई भी कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च हो, लैक्टोज हो, माल्टोज हो, कोई भी हो, वो सब आखिरी में किस में बदल जाते हैं? ग्लूकोज में। हमने खाने में किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप से प्रोटीन लिया हो, वो डाइजेशन के बाद सब बदल जाते हैं एमिनो एसिड में। हमने डाइजेशन में जो फैट लिया है, वसा, ये फैट जो है डाइजेशन के बाद बदल जाता है फैटी एसिड, और बहुत कम यहां पर क्या बनेगा? ग्लूकोज। तो सिंपल मॉलिक्यूल्स जब बदल गए, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदल गए, तो उसे अपन कहते हैं डाइजेशन। अब इन सिंपल मॉलिक्यूल्स को हमारे शरीर में पहुंचाना है। हमारा पूरा शरीर कोशिका से बना है, तो हमारे शरीर की हर एक कोशिका में ये सिंपल मॉलिक्यूल्स या सरल अणु पहुंच जाना चाहिए। तो क्या होगा? जिसका जिसका डाइजेशन हुआ है, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में है, और जब ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, तो उस समय स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ब्लड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के कांटेक्ट में जो ब्लड आता है, वो ब्लड क्या करता है? इन सभी का कर लेता है एब्जॉर्प्शन। जिसका जिसका डाइजेशन हुआ है, इन सभी का ये क्या कर लेता है? एब्जॉर्प्शन या अवशोषण, और अवशोषण कर लेता है ताकि पूरे शरीर तक पहुंचा सके। तो पाचन के बाद जो सिंपल मॉलिक्यूल्स या सरल अणु हमें मिले हैं, वो पूरे शरीर में पहुंचे, इसलिए ब्लड उसे क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी प्रोसेस को अपन कहते हैं एब्जॉर्प्शन, या इसे कहा जाता है अवशोषण। और ये जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है, ये प्रोसेस हो रही है कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में, या जिसे अपन क्या कहते हैं? छोटी आंत। इसके अलग अलग पार्ट होते हैं, पढ़ेंगे अपन धीरे धीरे करके, ठीक है। तो ये प्रोसेस, भोजन का एब्जॉर्प्शन या खाने का अवशोषण कहां होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, एब्जॉर्प्शन में हम अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, यहां पर अब अपन समझते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, या जिसे अपन कहते हैं छोटी आंत। ठीक, उसके टाइप होते हैं, वो हमारे बॉडी में है, जो ये सब अपन समझते हैं यहां पर। समझें, ये है अपना स्टमक, अमाशय। इस स्टमक या अमाशय से जुड़ी होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, और फिर यहां से लार्ज इंटेस्टाइन हो जाती है चालू। तो उसकी जरूरत है नहीं, तो अपन नहीं बना रहे हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन जब पढ़ेंगे उस समय बनाएंगे। ये पार्ट हो गया हमारा स्टमक, जिसे अपन कहते हैं अमाशय। ठीक, फिर यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन चालू हुई और ये पहुंच गई, तो ये वाला जो पार्ट है ये कह रहेगा बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी अपन को अभी जरूरत है नहीं। अब क्या होता है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। याद करो आप, जब फर्स्ट दिन अपन डायग्राम इसका बनाए थे डाइजेस्टिव सिस्टम का, तो अपन ने उसमें बनाया था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे के समान संरचना होती है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को अपन कहते हैं विलाई, या हिंदी में इन्हें कहते हैं रसांकुर। और कभी कभी और ज्यादा हिंदी जब आती है तो लिखा रहता है दीर्घरोम, तो घबरा नहीं जाना, रसांकुर को ही दीर्घरोम कहते हैं, उसको अपन कहते हैं विलाई। अब ये अलग अलग जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं, इसको समझो। वह पार्ट, वो हिस्सा जो हमारे स्टमक या अमाशय से जुड़ा हुआ है,
स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट जो स्टमक से जुड़ा है, इस पार्ट को कहा जाता है डियोडेनम। डियोडेनम, हिंदी में इसे अपन कहते हैं ग्रहणी। हालांकि देखो इतनी हिंदी नहीं आती है, पर फिर भी एक आध बार याद रहे इसलिए लिख लेना। अब क्या होता है, ये जो डियोडेनम वाला पार्ट है, यहां पर एक वॉल्व लगा हुआ है, यहां पर एक वॉल्व लगा हुआ है, या एक कपाट कहेंगे जिसे अपन हिंदी में। इस वॉल्व को कहते हैं पाइलोरिक वॉल्व। इसे कहा जाता है पाइलोरिक कपाट। ठीक, अब इसका काम क्या है समझना। जब खाना भोजन हमारे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो उस समय ये पाइलोरिक वॉल्व जो कपाट है ये खुल जाता है। लेकिन यदि खाना वापस स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे स्टमक में जाना चाहता है, तो उस समय ये जो पाइलोरिक वॉल्व या कपाट है, ये वॉल्व या कपाट जो है ये बंद हो जाता है। यूनिडायरेक्शनल होता है, एक दिशा में काम करता है। स्टमक से तो खाने को आने देगा, लेकिन यदि खाना वापस जा रहा है तो इसको रोक देगा, है ना। जब तो फिर वो खाना आगे बढ़ेगा, पेरिस्टाल्सिस मोशन होगा, क्रमानुकुंचन गति होगी, खाना आगे बढ़ेगा। ये तो यही यही नहीं चलता रहेगा, स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक, अमाशय छोटी आंत, छोटी आंत अमाशय, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए डियोडेनम में पाया जाता है पाइलोरिक वॉल्व या कपाट। अब एक पॉइंट और याद रखना, डियोडेनम में एक ग्लैंड होती है जिसे कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक, साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है, उनके नाम पे है, ये कहलाती है ब्रूनर्स ग्रंथि। आया हुआ क्वेश्चन है, और आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना अच्छे टाइप के, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा कि ब्रूनर्स ग्रंथि ह्यूमन बॉडी में कहां होती है। तो ब्रूनर्स ग्रंथि कहां होती है, डियोडेनम में। यही वो ग्लैंड या ग्रंथि होती है जो पाइलोरिक वॉल्व के कपाट के खुलने और बंद होने की प्रोसेस को कंट्रोल करती है। ठीक, तो पहला पार्ट हो गया डियोडेनम। स्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट जहां पर विलाई या रसांकुर होते हैं, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा जहां पर रसांकुर है, विलाई है। इस पार्ट को कहा जाता है जिजेनम। जिजेनम, या हिंदी में इस पार्ट को अपन कहते हैं अग्र, इसको मैं अलग से नाम अभी लिख दे रहा हूं। इस पार्ट को अपन हिंदी में कहते हैं अग्र क्षुद्रांत। फिर से वही बात है, इतनी हिंदी आएगी नहीं, लेकिन बस एक एक बार जो है आप इसको क्या कर लेना, याद कर लेना कि वह हिस्सा जहां पर विलाई होते हैं, विलाई जिसे अपन कहेंगे रसांकुर, या इसे अपन कहते हैं दीर्घ रोम, ये जहां पर है वो पार्ट कहलाता है जिजेनम। और हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जहां आके खत्म होती है, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन चालू, जहां ये खत्म होती है, इस हिस्से को कहा जाता है इलियम। इसे हम कहते हैं इलियम, या हिंदी में इसे कहा जाता है क्षुद्रांत। तो इस प्रकार हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हो गए। सबसे पहला जो स्टमक से जुड़ा हुआ है डियोडेनम, जिसमें विलाई या रसांकुर है, ये होता है जिजेनम, और जो सबसे लास्ट वाला पार्ट है ये होता है इलियम। ठीक, तो इसमें से डियोडेनम का काम तो अपन यही समझ गए, इसमें पाइलोरिक वॉल्व होती है, इसमें ब्रूनर्स ग्लैंड होती है जो इस पाइलोरिक वॉल्व को, पाइलोरिक कपाट को नियंत्रित करती है। ठीक, अब बात करते हैं जिजेनम। जिजेनम जो है, इसमें ये जो विलाई है जिसको अपन रसांकुर कहते हैं। ठीक, अच्छा अपन एक अलग डायग्राम बना के इसको समझेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, अब मैं थोड़ा छोटा बना लूंगा क्योंकि यहां अपन को विलाई समझना है। ठीक, तो समझेंगे अब यहां पर कैसे क्या कहानी है, क्या होता है, क्या सिस्टम है, थोड़ा समझ लगा के इसको समझ लो। ठीक, ये हुई अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला हिस्सा यहां पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जिसे अपन कहते हैं विलाई।
अब समझना, विलाई को अपन जब बड़े डायग्राम पे अपन उसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो अपन ने क्या कह दिया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन उसको जब आप माइक्रोस्कोप से देखते हो, है ना, या वैसे माइक्रोस्कोप से देखने की जरूरत नहीं, वो वैसे भी नेकेड आई से दिख जाते हैं, पर फिर भी आप जब उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हो तो क्या होता है, ये जो विलाई या रसांकुर है ये ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये अंगुली के समान संरचनाएं होती हैं, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर की तरफ होती है। ये जो डायग्राम है इसमें आपको ऐसा लग रहा होगा बाहर की तरफ है, ठीक है, समझने के लिए आप समझ लो, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत, यहां से खाना पानी जा रहा है, ठीक, इसमें ये जो अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर है, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये कहलाता है विलाई, या इसे अपन कहते हैं रसांकुर, ठीक। ये कौन सा पार्ट कहलाएगा, ये कहलाएगा जिजेनम, और जिजेनम किसका पार्ट है, तो जिजेनम पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। समझो, देखो, सामान्य रूप से आप सामान्य खाना खा रहे हो तो खाना खाया, अपन ने खाना खाया, स्टमक में था, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, इंटेस्टाइन ने उसको स्टोर कर लिया, ठीक, कोई बात नहीं, ऐसी प्रोसेस चल रही है। अब मान लो कभी ऐसा हो जाए कि आप ज्यादा खाना खा लो, है ना, मतलब गए हो जन्मदिन में, पार्टी में गए हो, दोस्त पार्टी दे रहा है, तो वहां तो फिर कंट्रोल करोगे नहीं। अब जब जरूरत से ज्यादा खाना खा लो तो उसको स्टोर करने के लिए जगह भी चाहिए अपन को, तो क्या होता है, ये जो विलाई या रसांकुर है, ये अपने आकार को बढ़ाते हैं, एरिया इंक्रीज करते हैं, ताकि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका भी एरिया बढ़ सके। आप देखो, लॉजिक लगाओ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको अपन ऐसे पकड़ के खींच रहे तो बड़ी हो जाएगी ना, ये क्यों बड़ी हो जाएगी, क्योंकि विलाई या रसांकुर जो है ये क्या है, मुड़े हुए हैं, इनके पास स्पेस है, तो ज्यादा खाना खा लेते हैं तो ये विलाई या रसांकुर जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को लंबा कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। बड़ा कर देते से यहां पर क्या मतलब है कि ये इसका एरिया इंक्रीज कर देते हैं, ठीक, छोटी आंत का आकार बढ़ा देते हैं, ठीक, ये काम हो गया। यदि हम विलाई या रसांकुर की बात करें तो ये जो रसांकुर ही वह भाग है जहां से सिंपल मॉलिक्यूल्स, या जिसे अपन कहते हैं सरल अणु, ये सरल अणु जो है ब्लड में जब ये पहुंचते हैं तो इनका एब्जॉर्प्शन ब्लड में जिस स्थान से होता है वो वाला भाग भी क्या होता है, विलाई या रसांकुर, ठीक। यहां से खाना जा रहा है, समझना, यहां से खाना जा रहा है, डाइजेशन हो रहा है, सिंपल मॉलिक्यूल्स आके ये विलाई जो है, रसांकुर जो है, इससे चिपकते जा रहे हैं सिंपल मॉलिक्यूल्स। इस विलाई से जुड़ी हुई है ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनी, ये जो रुधिर वाहिनी या ब्लड वेसल्स है, इनमें है ब्लड डिफ्यूजन या विसरण की प्रक्रिया के द्वारा क्या हो रहा है, विसरण से यहां पर जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, फैट है, ये क्या हो रहा है, एब्सॉर्ब हो जा रहा है ब्लड के द्वारा, और जब वो ब्लड में पहुंच गया तो इसी प्रोसेस को अपन कहते हैं एब्सॉर्प्शन। तो एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड, या आपसे कभी पूछेगा एब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स, एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक, या कभी घुमा के पूछ लिया जाए एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों का अवशोषण कहां होता है, भोजन का अवशोषण कहां होता है, तो दोनों स्थिति में आपका जवाब हो जाएगा विलाई रसांकुर। ऑप्शन में विलाई नहीं है, घबराना नहीं, ऑप्शन में देखना आपको क्या मिल जाएगा, जिजेनम, और मान लो जिजेनम भी ऑप्शन में नहीं है तो आपको वहां पर ऑप्शन में क्या मिल जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। होता तो ये सब काम स्मॉल इंटेस्टाइन में है, लेकिन उसकी डिटेल में गए तो जिजेनम में, और जिजेनम की डिटेल में गए तो ये वाला का पार्ट काम कहां पर हो रहा है, विलाई, जिसे अपन कहते हैं रसांकुर, ठीक। दो काम है, एरिया बढ़ाना और सिंपल मॉलिक्यूल्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करना। ले लें आप इसका स्क्रीनशॉट, बहुत जरूरी है, ठीक, ये हो गया पार्ट। अब इसका तीसरा पार्ट जो बचा ये कौन सा है, इलियम।
इलियम जो पार्ट होता है ये सबसे लास्ट पार्ट है ना, इसके बाद डाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि अब भी अपन ने पढ़ा कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहां कोई एंजाइम नहीं होते, तो ये आखिरी भाग है जहां पर क्या पाए जाते हैं, एंजाइम। तो मतलब मान लो खाने का किसी प्रकार से कोई डाइजेशन या पाचन नहीं हो पाया है, तो उसका पाचन सिर्फ यहीं तक होगा, इसके बाद यदि वो पहुंच गया तो उसका पाचन नहीं होगा, वो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल हो जाएगा, रेक्टम में रहेगा, उसको शरीर से बाहर कर देंगे। तो यहां एक पॉइंट निकल के आता है, आपसे पूछा जाएगा कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पूर्ण पाचन कहां होता है, भोजन का पूर्ण पाचन कहां होता है, तो उस कंडीशन में आपका जवाब होगा कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन इलियम। भोजन का पूर्ण पाचन कहां पर होता है, इलियम में। अब उसके बाद मान लो कुछ बच गया तो उसका पाचन नहीं होगा। फिर दूसरा, यहां पर एक बहुत अच्छे से याद रखना इस पॉइंट को, यहां पर एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन B12 का, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन या जिसे अपन कहेंगे अवशोषण, ये इलियम में होता है। जबकि अपन ने पढ़ा है विटामिन का एब्जॉर्प्शन, विटामिन का डाइजेशन नहीं होता, एब्जॉर्प्शन या अवशोषण होता है, और उस विटामिन का एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, हमारे स्टमक या अमाशय में। लेकिन उसका एक अपवाद है, यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहां होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये होता है इलियम में। इलियम मतलब कौन सा पार्ट कहलाया, स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन में इतना लिखा है विटामिन का एब्जॉर्प्शन कहां होता है, विटामिन का नाम नहीं दिया है, तो आप वहां पर टिक करके आओगे स्टमक या अमाशय। लेकिन यदि विटामिन B12 स्पेसिफिक नाम के साथ पूछ ले तो उस कंडीशन में आपका आंसर क्या हो जाएगा, इलियम। ठीक, लेना इसका स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये जो कहानी है ये हो गई किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन या जिसे अपन कहते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप हो गया एब्जॉर्प्शन। फोर्थ स्टेप ऑफ डाइजेशन, इसे कहा जाता है एसिमिलेशन, या इसे अपन क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, समझना ये भी बहुत सिंपल है। अभी तक क्या हुआ कि ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स थे, सरल अणु, अब मैं बार बार सरल अणु क्या है ये नहीं बताऊंगा, उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आपको अब तक याद हो गए होंगे। सरल अणु क्या है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड। ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है इसे अभी किसने एब्जॉर्ब कर लिया है, ब्लड ने। ये अपन अभी कौन से स्टेप में पढ़े, एब्जॉर्प्शन, जिसे अपन क्या कहते हैं, अवशोषण। सिंपल मॉलिक्यूल्स को किसने एब्जॉर्ब कर लिया, ब्लड ने। पर अब ब्लड अपने पास तो रखेगा नहीं, क्योंकि ब्लड के तो अपने अलग काम है, ब्लड का अलग काम होता है, उसको और बहुत कुछ करना है। अब ये एब्जॉर्प्शन का करेगा क्या, तो ब्लड क्या करेगा, इसने जो भी एब्जॉर्ब किया है उसको पहुंचा देगा हमारे शरीर की हर एक सेल में, या डिटेल में जाओ तो हमारे शरीर की हर एक कोशिका के कोशिका द्रव में पहुंचा देगा, या जिसे अपन क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। तो जब ब्लड कोशिका द्रव में सिंपल मॉलिक्यूल्स या सरल अणु को पहुंचा देता है तो उसे कहा जाता है एसिमिलेशन, या उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। ठीक, समझते चलना, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना दिमाग में। डाइजेशन हुआ, पाचन हुआ, जो सरल अणु बने अब वो छोटी आंत में थे, छोटी आंत के स्मॉल इंटेस्टाइन से कैसे पूरे शरीर में पहुंचे, क्योंकि शरीर की हर एक सेल को चाहिए ना खाना पीना, तो क्या करेगा, उसको कहेगा कि भैया पूरे शरीर में पहुंचा दे रहे हैं हम, ये कौन कहेगा, ब्लड, और ब्लड उसको पहुंचाने के लिए कर लेगा एब्सॉर्ब, इससे अपन कहते हैं एब्जॉर्प्शन।
अब एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड जो है पूरे शरीर में सर्कुलेट हो रहा है, वो तो अपना बह रहा है, तो वो जिस जिस सेल के पास जा रहा है वो सेल उससे न्यूट्रिएंट्स को लेते जा रही है, क्योंकि उस सेल को उस न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व की जरूरत है, तो सेल उसको खींचते जा रही है। और जब वो न्यूट्रिएंट सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंच जाए या सेल में पहुंच जाए तो उसे हम कहते हैं स्वांगीकरण, या उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एसिमिलेशन या स्वांगीकरण में ब्लड का कौन सा भाग मदद करता है। पहले पढ़ चुके हैं, यदि पुरानी वीडियो आपने देखा हो तो अपन ने पढ़ा था इस काम में जो मदद करता है वो है प्लाज्मा। पूरे शरीर में चाहे हार्मोन्स को लाना ले जाना हो, खाना को लाना ले जाना हो, न्यूट्रिएंट्स, इन सब को, मिनरल्स को ले जाने लाने का काम करता है प्लाज्मा। ब्लड के 4 भाग याद आ रहे हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, तो ये वाला काम कौन करता है, प्लाज्मा। तो भोजन के पाचन के बाद सरल अणुओं का प्रत्येक कोशिका के कोशिका द्रव में पहुंच जाना स्वांगीकरण कहलाता है। ठीक, आफ्टर डाइजेशन एवरी सेल रिक्वायर्ड सिंपल मॉलिक्यूल्स and the reaching of simple molecules in the every cell cytoplasm, this process is known as assimilation। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वांगीकरण। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसका फिफ्थ स्टेप ऑफ डाइजेशन, जो क्या कहलाता है, जिसे अपन कहते हैं डिफेकेशन, या ये कहलाता है मल परित्याग। डिफेकेशन या ये कहलाता है मल परित्याग। एक नाम से ही काफी कुछ समझ गए होंगे। ठीक, चलो एक बार समझ लो, फिर अपन इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, सेल इसमें जो चीजें हैं, पर पहले समझो। जब खाना का पूरा पाचन हो गया तो वो चला गया लार्ज इंटेस्टाइन में, बड़ी आंत में। बड़ी आंत में वाटर एब्जॉर्प्शन भी हो गया, मतलब जितना उससे काम का अपन ले सक रहे थे सब ले लिए। अब ऐसा जो हमारे काम का नहीं है, ऐसा जिसे हमारे एंजाइम ने नहीं पचा पाया है, डाइजेशन नहीं कर पाया है, ऐसा जिसे किडनी नहीं फिल्टर कर पाई है, वो सब हमारे लिए अब कहलाएंगे वेस्ट मटेरियल, या उन सब को अब हम क्या कहेंगे, अपशिष्ट पदार्थ। नाम ही है वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थ, मतलब अपने किसी काम के नहीं है। तो क्या होगा कि ये जो वेस्ट मटेरियल है, अपशिष्ट पदार्थ हैं, ये सब स्टोर रहते हैं रेक्टम में, जिसे अपन कहते हैं मलाशय। डायग्राम में बनाएंगे अपन, पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। इस मलाशय में स्टोर होते हैं और फिर इसे एनस की मदद से, मल द्वार जिसे अपन कहते हैं, एनस की मदद से इसे हम कर देते हैं शरीर से बाहर, और इसी वेस्ट मटेरियल का बॉडी से बाहर हो जाना कहलाता है डिफेकेशन या मल परित्याग। पॉइंट समझना, जो वेस्ट मटेरियल है वो स्टोर है रेक्टम में, लेकिन जिसकी मदद से वो बाहर हो रहा है वो पार्ट कहलाता है एनस। अभी अपन डायग्राम बना रहे हैं तो दोनों में आप अंतर समझ जाओगे। तो ये जो डिफेकेशन है इसमें हेल्प कर रहा है रेक्टम या एनस, और ये दोनों पार्ट होते हैं किसके, लार्ज इंटेस्टाइन, या जिसे अपन कहते हैं बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, है ना। तो इसके लिए अपन को बड़ी आंत को समझना पड़ेगा, कैसी क्या कहानी है। डिफिकेशन इतना ही है, यही होता है, बहुत लोड नहीं लेना है इसमें। चलिए अब अपन यहां पर पढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। मजा आएगा बड़ी आंत को पढ़ने में, उसमें 2-3 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं जो आप डेली लाइफ में सुनोगे ना तो थोड़ा सा आपसे रिलेट कर पाओगे उसको। जैसे हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट थे, वैसे ही 3 पार्ट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के। यहां तक थी स्मॉल इंटेस्टाइन, उससे अपन को कोई लेना देना है नहीं। उसके बाद ये जो अब अपन बना रहे हैं, ये हमारी क्या हो जाएगी, बड़ी आंत, या जिसे अपन कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन।
ठीक, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन, यहां तक स्मॉल इंटेस्टाइन की इलियम था, तो ये पहले पढ़ चुके हैं इसलिए अब अभी नहीं बना रहे हैं। ये जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है इसके भी 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट जहां से ये स्मॉल इंटेस्टाइन चालू हो रही है, इस पार्ट को कहा जाता है सीकम। इस पार्ट को हम कहते हैं सीकम। वो पार्ट जहां पर वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है, इस पार्ट को कहते हैं रेक्टम, या हिंदी में इसे अपन कहते हैं मलाशय। ये रेक्टम या मलाशय ही होता है जहां पर वेस्ट मटेरियल होता है। यहीं पर क्या स्टोर होता है? अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल। ठीक, और एक पार्ट कौन सा हो जाता है? सीकम। ठीक, अब देखिए, ये जो बचा हुआ पूरा का पूरा हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को कहा जाता है कोलोन। ये कहलाता है कोलोन। तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के 3 हिस्से हो गए, सीकम, कोलोन और रेक्टम। अब चलो यहां से थोड़ा इंटरेस्टिंग आएगा, सब समझना। ये जो सीकम वाला हिस्सा है ना, इस हिस्से में हमने ये जो थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा बनाया है, ये जो हिस्सा है ये कहलाता है अपेंडिक्स। इसे अपन कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। पूरा नाम यदि जानोगे तो हिंदी में इसे कहा जाता है फीता रूपी परिकोशिका, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स तो सुना ही होगा, एक बीमारी होती है ना, कहते हैं अपेंडिक्स बढ़ गया या उसको अपेंडिक्स बीमारी हो गई है, तो अपेंडिक्स तो सुना ही होगा आपने। अब ये जो अपेंडिक्स टर्म है इसको समझो। ये अपेंडिक्स जो है ये हमारे लिए एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन है। याद करो, ये टर्म पहले भी आ चुका है। ये हमारे लिए एक प्रकार का होता है अवशेषी अंग। अक्कल की दाढ़ में याद करो, जब अपन पढ़ रहे थे अक्कल की दाढ़, विजडम टीथ पढ़ रहे थे, तो उसमें ये टर्म आया था जिसे अपन क्या कहते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन, जिसे अपन कहते हैं अवशेषी अंग। हमारे शरीर में पाए जाने वाले ऐसे अंग जो हमारे शरीर में है तो, लेकिन वर्तमान समय में हमारे किसी काम के नहीं है, वो कहलाते हैं अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये शरीर में है तो, लेकिन अभी कोई काम का नहीं है। अब बात आती है भैया अभी तो कोई काम का नहीं है, पर पहले क्या करता था? तो ये जो अपेंडिक्स है ये करता था सेलुलोज का पाचन, डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज का ये करता है पाचन। कैसे रिलेट करोगे समझो। पहले के समय में क्या करते थे? पेड़ पौधों को भोजन के रूप में लेते थे। पत्ती को तोड़े और पत्ती को सीधे अपन खा गए। पत्ती प्लांट सेल होगी तो प्लांट सेल में होती है सेल वॉल, कोशिका भित्ति, और सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। तो जब अपन सीधे पत्ती को तोड़कर खा रहे हैं मतलब अपन सीधे सेलुलोज खा लिए। अब कंडीशन बदल गई है, अब अपन क्या करते हैं? सब्जी को काटते हैं, धुलते हैं, उबालते हैं, तलते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, तो सेल्यूलोज तो मर गया, सेल्यूलोज नष्ट हो गया, शरीर में पहुंच ही नहीं रहा, तो उसको नहीं पचाना है। लेकिन आदि मानव समय की बात करें अपन, 200 400 500 साल पहले की बात करें, तो अपन पत्ती खाते थे तो सेल्यूलोज पहुंच जाता था, क्योंकि पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। तो उसके डाइजेशन या पाचन के लिए क्या होता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अब जो इसकी बीमारी सुनते हैं क्या होता है? ये अपेंडिक्स का थोड़ा सा आकार बढ़ जाता है, उसको कहते हैं एपेंडिसाइटिस। तो ठीक है, वैसे बहुत जरूरत नहीं है, है ना। क्या होता है? यहाँ पर लिक्विड फ्लूइड भर जाता है, जिस वजह से इसका शेप बढ़ जाता है। शेप बढ़ जाता है तो इसमें दर्द होता है। तो ये जो दर्द होता है, तो ये जो कंडीशन है इसे कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ऑपरेशन होगा, अपेंडिक्स निकाल के अलग कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि ये क्या है? वेस्टिजियल ऑर्गन है, अवशेषी अंग है, वैसे ही कोई काम का नहीं था, निकाल दिए शरीर से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो पेपर में आपसे पूछा जाए कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहां होता है, तो ये पाया जाता है सीकम में।
ठीक, ये तो अपन रेक्टम तो पढ़ ही लिए। इसमें ये जो रेक्टम की ये जो नीचे जो छेद दिख रहा है ना, ये वाला जो छेद है ये कहलाता है एनस, है ना। रेक्टम का ही ये पार्ट कहलाता है एनस। यहां से वेस्ट मटेरियल हो जाता है बाहर। ठीक, बाकी ये हो गया रेक्टम। अब बचता है कोलोन। ये जो कोलोन वाला पार्ट है, इस कोलोन वाले पार्ट में होता है एक बैक्टीरिया, यहां पर पाया जाता है जीवाणु। इस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई। इसे कहते हैं ईस्टीरिया कोलाई, पर शॉर्ट में इसे लिखा जाता है ई कोलाई। अब ये ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करता है, ऐसा नहीं सोचना कि बैक्टीरिया तो नुकसान ही पहुंचाएगा। ये बैक्टीरिया हमारे लिए फायदेमंद है, ये हमें फायदा करता है। ये हमारे साथ क्या है, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक है, जिसे अपन हिंदी में क्या कहते हैं, सहजीवी, साथ साथ जीते हैं। देखो दो कंडीशन होती है, यदि दो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, यदि दो हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड है, तो दो कंडीशन होगी। डिपेंड है तो एक को हमेशा फायदा होगा और एक को हमेशा नुकसान होगा। जैसे मच्छर अपन को काट के चला गया, इसमें अपना कोई फायदा नहीं है, मच्छर का ही फायदा है कि उसको हमारे ब्लड से प्रोटीन मिल गया, तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, पैरासाइट, परजीवी। लेकिन ऐसा जब दोनों को फायदा हो, तो जब दोनों को फायदा हो तो वो क्या कहलाता है, सहजीवी, या उसे अपन कहते हैं सिम्बायोटिक। एग्जाम्पल के लिए, आप रोज अपने दोस्त के साथ जाते हो और चाय पीते हो। एक दिन आप पैसा दे रहे हो, एक दिन आपका दोस्त पैसा दे रहा है, फिर आप दे रहे हो, फिर आपका अल्टरनेट डे में दोनों यदि पैसा दे रहे हो तो आप सहजीवी हो। लेकिन आप जा रहे हो चाय पीने और 15 दिन से आप ही पैसा दे रहे हो, आपका दोस्त पैसा ही नहीं दे रहा, तो वो दोस्त परजीवी है ना। सिर्फ एक का फायदा यदि होगा तो पैरासाइट, और दोनों का फायदा होगा तो सिम्बायोटिक। तो बैक्टीरिया का फायदा तो समझ में आ रहा है कि यहां पर जो वेस्ट मटेरियल हमारा पड़ा हुआ है उसको ये खाने के रूप में खा ले रहा है, तो ये तो इसका फायदा है। अपना क्या फायदा है, तो अपना ये फायदा है कि ये जो ई कोलाई है ये हमारे लिए बनाता है विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12, है ना। याद ही कर लेना इनको, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ये क्या करता है, क्या क्या बनाता है, विटामिन ई सबसे ज्यादा बनाता है, फिर के, फिर B6, B9 और B12। देखो आप इसको कैसे समझोगे कि आपने सुना होगा ऐसा, है ना, सोशल मीडिया पे सुना होगा या लोगों को कहते हुए सुना देखा होगा कि अच्छा खाना खाओ तो इंसान अच्छा खूबसूरत दिखता है। उबला हुआ खाता है या मान लो बहुत कम तेल या मीठा खाता है तो उसकी स्किन ग्लो करती है और वो खूबसूरत दिखता है। यही इसका कारण होता है कि यदि हम अच्छा खाना खा रहे हैं तो वो बैक्टीरिया जो है वो इफेक्ट नहीं होंगे, प्रभावित नहीं होंगे। और ये बैक्टीरिया ई कोलाई हमारे लिए क्या बनाएगा, विटामिन, उसमें भी क्या बनाएगा, सबसे ज्यादा विटामिन ई। विटामिन ई में एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं, ये अपन पढ़ेंगे विटामिन की डिटेल में। एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज या गुण होने के कारण क्या होता है, ये हमें ना पिंपल होने देता है, ना चेहरे पे झुर्री आने देता है, इस वजह से क्या दिखते हैं, खूबसूरत। तो ये जो विटामिन ई के, B6, B9, B12 है, ई कोलाई बनाता है, जो कहां पर होता है, कोलोन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से भी और खुद के पढ़ने के हिसाब से भी बहुत जरूरी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब यदि हम बात करें तो देखो पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो उसके जो 5 स्टेप हैं ये यहां पर हो गए। ठीक, 5 स्टेप होते हैं ना जो यहां पर हो गए। अब इसके कुछ 2-4 फैक्ट और देख लें, फिर ये वाला टॉपिक अपना यहां पर हो जाएगा खत्म। ठीक, इस लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन बार बार पढ़ेंगे, यदि ना समझ में आए तो बैक करके देखना, कोई समस्या आए तो फिर ना कमेंट में आप पूछ लेना, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक, तो डाइजेशन के 5 स्टेप होते हैं जो अपन पढ़ लिए। अब कुछ फैक्ट है डाइजेशन से रिलेटेड, वो अपन देख लेते हैं, है ना। वैसे बहुत सारे फैक्ट तो बन ही जाएंगे आपसे, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। पहला, स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें पाचन तंत्र का अध्ययन किया जाता है, उस ब्रांच को कहा जाता है
गैस्ट्रो एंटीरोलॉजी। थोड़ा भारी नाम है, गैस्ट्रो होता है एक साथ है, समझ जाओ, इसलिए मैं डैश करके लिख रहा हूं, एंटीरो, और फिर ये क्या कहलाएगा, लॉजी। इसके डॉक्टर को कहते हैं गैस्ट्रो एंटीरोलॉजिस्ट। लेकिन इतना नहीं कहते, आपने सुना होगा जिसको पेट से संबंधित समस्या होती है वो कहता है गैस्ट्रो से मिलना है, गैस्ट्रो सर्जन से जाना है। जैसे जिसको अपेंडिक्स होता है ना, तो जब ऑपरेशन कराएगा तो वो कहेगा कि मैं गैस्ट्रो के पास जा रहा हूं, गैस्ट्रो सर्जन, इसी का शॉर्ट फॉर्म है गैस्ट्रो एंटीरोलॉजिस्ट, जिसे शॉर्ट में क्या कह देते हैं, गैस्ट्रो। तो स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस्ट्रो एंटीरोलॉजी। ठीक, फिर यदि अपन बात करते हैं तो कौन कौन से पार्ट है जहां एंजाइम नहीं है, डाइजेशन नहीं होता, वो अपन लिख चुके हैं, है ना। तो आप फैक्ट में देख सकते हैं, आप जब नोट्स बनाएंगे तो आप सब लिखते जाएंगे, बस आप वीडियो को अच्छे से देखना। ठीक, फिर बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक, तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत है, इस छोटी आंत की लंबाई होती है 17 फीट। इसकी जो लेंथ या लंबाई है ये होती है 17 फीट। और यदि हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की या बड़ी आंत की, तो इसकी जो लेंथ है, लंबाई है, वो होती है 5 फीट। थोड़ा अजीब हो गया ना कि छोटी आंत जिसको कह रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, उसकी लंबाई ज्यादा है, और जिसको लार्ज इंटेस्टाइन कह रहे हैं उसकी लंबाई कम। तो फिर ऐसा नाम क्यों आया? तो याद रखना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो विड्थ या जो चौड़ाई है, ये होती है 1 सेंटीमीटर, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत की चौड़ाई जो है ये होती है 2.5 सेंटीमीटर। अंतर देख रहे हो? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो चौड़ाई है ये 1 सेंटीमीटर, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की होती है 2.5 सेंटीमीटर। ज्यादा चौड़ी होने की वजह से इसकी विड्थ जो है ये ज्यादा होती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, और इसकी चौड़ाई कम है, इसलिए इसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन पेपर में आपको लिखा हुआ जाए लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन, आंत की लंबाई क्या होती है, सिर्फ ये लिखा है आंत की लंबाई, कुछ नहीं लिखा आगे पीछे, तो फिर आंसर कैसे लगाओगे? अब भले कितना लॉजिक पेपर में दौड़ेगा नहीं, क्योंकि पेपर का जो स्ट्रेस है वो अलग होता है ना। बाकी जोड़ दो दोनों को, 17 5 कितना हो जाएगा, 22 फीट। तो इंटेस्टाइन या आंत की लंबाई कितनी होती है, 22 फीट, या कभी कभी लिखा आता है लगभग 7 मीटर। तो वही 21 फीट मतलब 7 मीटर। तो एक ही बात है, हमारी इंटेस्टाइन या आंत की लंबाई होती है 22 फीट, या उसी को अपन कहते हैं 7 मीटर। ले लिया आप इसके स्क्रीनशॉट। ठीक, तो यहां पर जितने भी पॉसिबल फैक्ट थे वो सभी फैक्ट अपन ने पढ़ लिए। और आप जब वीडियो देखें तो आप नोट्स बनाएं अपने, तो नोट्स बनाते समय आप लिखते चलना, बहुत सारे फैक्ट हो जाएंगे, है ना। मैं एक साथ आखिरी में बहुत कम फैक्ट रखता हूं बचाने के लिए, बीच बीच में ही आपको बताते जाता हूं कि क्या कैसी कहानी, कौन कैसे हेल्प कर रहा है, क्या कर रहा है, तो आप वो देख लें। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई भी आपके मन में क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। हमारे चैनल से संबंधित और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।